हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन लेक्चर नंबर 3 उसके अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत। वेलकम ऑल ऑफ यू। हर लेक्चर की तरह आज का लेक्चर हम भी प्रेयर से स्टार्ट करेंगे, तो सभी लोग प्रेयर के लिए प्रिपेयर हो जाए, आंख बंद एकदम टट्टार बैठ जाए। प्रेयर स्टार्ट। ओम सहना भवस्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से डायमेंशनल फार्मूला बनते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक है, और पूरा टेबल 1 से लेके 34 तक का टेबल हमने देखा। उसके लिए बेसिक जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है, तो 1 to 12 का जो फर्स्ट कॉलम यानी फिजिकल क्वांटिटी, उसका दूसरा कॉलम अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ का रिलेशन, और तीसरा उसका यूनिट, ये तीनों है हमें याद होना चाहिए। यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम आपको याद रहेगा, तो उसके बाद 13 से लेके 34 तक का जो डायमेंशनल फार्मूला और उसके यूनिट है वो आपको याद रहेगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, क्योंकि टेबल है ना वो इसी चैप्टर का, जो चैप्टर आपका 2 चल रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस, और दूसरा पोर्शन है लॉस ऑफ मैथ। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस के लिए हमें डायमेंशनल फार्मूला आना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो हम ये जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको फिर से आपको रिवाइज करवा देते कि किस तरह से आपको करना है। आपको यूनिट पे से भी डायमेंशनल फार्मूला मिल सकता है, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी से भी आप बेस क्वांटिटी पर से भी डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए माइंड में? चीज़ कि आपकी जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है, 7 जो बेस फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में आपको बता दूं कि आपको यूनिट पर से जब आप बना रहे हैं, आपको यूनिट आता है तो यूनिट पर से आप डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो ट्रिक मैंने बताया, वो ट्रिक क्या है आपको और रिवाइज करवा देता हूँ। वो ट्रिक है कि हम जब भी किसी मास के बारे में लिख रहे हैं, यानी मास के हम डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं, तो क्या करना है कि केजी है उसके डायमेंशन शो करने के लिए, यानी मास के डायमेंशन के लिए हमें क्या चाहिए? एम। फिर आता है मीटर, लेंथ के डायमेंशन शो करने के लिए हमें कैपिटल एल यूज करना है। फिर आता है सेकेंड टाइम, उसके लिए ये। तो ये 3 बेसिक है। एम क्या शो करता है? इंडिकेट करता है मास के डायमेंशन। एल का पावर है वो क्या इंडिकेट करेंगे? लेंथ का डायमेंशन। और एस के लिए हमें क्या है? टी। और टी का जो पावर रहेगा वो किसका डायमेंशन हमें शो करेगा? टाइम का। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके लिए ए ही है, कैपिटल ए। फिर आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन ही रहेगा, के। ओके। फिर आता है सी डी, अमाउंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके लिए हमें सी डी यूज करना है। और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए एमओ एल, तो ये एमओ एल। ये सभी के जो डायमेंशनल एप्रोप्रिएट पावर से जो हमें फॉर्मूला मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। सपोज कि मैं एक डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, सपोज कि बेसिक लिख रहा हूँ फोर्स का। किसका लिख रहा हूँ? फोर्स। फोर्स यानी आपको याद होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास यानी क्या हो जाएगा? केजी, यानी m1। एक्सेलेरेशन यानी मीटर पर सेकेंड, तो L1 T-2। तो इसके अंदर ये जो है वो किसका डायमेंशन शो कर रहा है? हमें मास का। ओके। और ये जो हो हमें शो कर रहा है वो किसका डायमेंशन शो कर रहा है? लेंथ का। और ये वाला जो है वो हमें किसका डायमेंशन शो कर रहा है? टाइम का। तो ये तीनों है, उसका जो पावर है वो हमें क्या शो कर रहा है? मास के डायमेंशन फोर्स के अंदर कितने हैं? 1। लेंथ के कितने? 1। टाइम के कितने हैं? -2। और एक एग्जांपल हम देखते, सपोज कि हम डेंसिटी के बारे में बात करें। किसके बारे में? डेंसिटी, रो। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? उसका यूनिट आप पहले याद करो। डेंसिटी यानी क्या होता है? रो इक्वल टू m/v, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L-3 और T0। तो अब इसमें से आपको पता चलता है कि ये आपके मास के डायमेंशन शो कर रहा है। ओके। ये आपके लेंथ के, फिर ये है वो आपके टाइम के डायमेंशन है, वो शो कर रहा है। ओके। तो आपको कोई भी पूछेगा कि डेंसिटी के अंदर मास के डायमेंशन कितने हैं, तो आप बताओगे 1, लेंथ के डायमेंशन -3, टाइम के 0। अब देखो कि इसके अंदर एमएलटी के अलावा कोई नहीं है, तो ये सब डायमेंशन उसके क्या हो गए? 0 हो गए। तो आपको पूछे कि डेंसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक के यानी इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन, तो 0, टेम्परेचर 0, ल्यूमिनस इंटेंसिटी 0,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपके परफेक्ट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जब आप 1 to 12 के परफेक्ट हो गए, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप इजीली बना पाओगे। आपको और एक एग्जांपल कि किस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने की जो मेथड थी वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। मैं एक लेता हूं वर्क, आप सबको पता है वर्क, ओके। अब वर्क है, उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी W इक्वल टू F इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, ओके। अब बताओ कि फोर्स है, वो फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, F इक्वल टू M इंटू ए, और डिस्टेंस के लिए मैं यूज करता हूं D। तो अब हम M है वो क्या है, यहाँ पे मास इंडिकेट करता है, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, kg। इसका क्या होगा, मीटर s माइनस 2, एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो आपको क्या यूनिट मिलता है, kg मीटर s माइनस 2। तो ये आपको क्या मिला, वर्क का यूनिट, ओके, यूनिट ऑफ W। आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, यूनिट ऑफ W। लेकिन आपको W का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो kg है उसके पावर 1 पावर, यहाँ पे लिखो तो ही सही है, नहीं लिखो तो भी चलता है, ओके। मीटर है यहाँ पे स्क्वायर, यानी L2 T माइनस 2। अब इसके ऊपर से आप यूनिट भी लिख सकते हैं, देखो आपको जब भी जरूरत पड़े ना तो इसके ऊपर से भी यूनिट लिख सकते हो, लेकिन लिखने में एक ध्यान रखना है, kg उसके ऊपर 1 पावर हमें शो नहीं करना, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला में से हम जब यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसको, तब 1 और 0 पावर शो करना नहीं है। L है उसके ऊपर 2 है, तो मीटर s माइनस 2। आपको और एक एग्जांपल देता हूं, सपोज कि मेरे पास ऐसा डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L माइनस 1 T माइनस 2। अब इसको मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला में से यूनिट में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला उसमें से यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या करना है मुझे, kg उसके ऊपर 1 नहीं लिखना है, क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूला में से यूनिट में जा रहे हैं ना, तो ऐसी गलती मत कीजिए। L माइनस 1 यानी मीटर माइनस 1 s माइनस 2, दैट इज योर करेक्ट मेथड। इफ यू राइट kg1 मीटर माइनस 1 s माइनस 2, दिस इज रॉन्ग। व्हाई, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला में से जब यूनिट में जा रहे हैं तभी हमें 1 और 0 पावर इंडिकेट करना नहीं है, वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, देखा। तो ये सब चीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। फिर से आपको बता दूं कि जो टेबल है वो टेबल भी हमने प्रिपेयर करने के लिए आपको बोला था 1 से लेके 34, पर किस तरह से करना वो भी बताया था आपको। फिर से याद दिला दूं, जो टेबल है ये वाला टेबल हमने आपको होमवर्क में दिया था, जिसके अंदर डिस्टेंस, फर्स्ट जो 12 है इसमें 3 डिस्टेंस, मास और टाइम। अब डिस्टेंस, मास और टाइम है, उसके अंदर जो पहली 3 है वो तो क्या है, बेस क्वांटिटी, तो उसमें तो क्या याद रखना है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। फिर 2 आते हैं वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है उसके अंदर तो हमें पता है डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, सो आर्क अपॉन रेडियस बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ इन यूनिट इज सेम, सो कट आउट, ओके। सेम एरिया और रेडियस स्क्वायर, तो उसका हमें यूनिट ही याद रखना है कि प्लेन एंगल यानी रेडियन, सॉलिड एंगल यानी स्मॉल एस आर। फिर आता है एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो याद रह जाएगा मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मीटर क्यूब, डेंसिटी तो अभी अभी मैंने देखा, आपको बताया कि डेंसिटी यानी मास पर वॉल्यूम यानी केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद है वो क्या आता है, तो उसके बाद आता है स्पीड, वेलोसिटी। डायमेंशनली कई कई फिजिकल क्वांटिटी सेम है, जैसे मैंने बताया था आपको कि टॉर्क, वर्क, एनर्जी, वो डायमेंशनली क्या है, सब सेम फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जब हम उसको फिजिकली मीनिंग लेते हैं तो उसका मीनिंग फिजिकली क्या होता है, डिफरेंस होता है, ओके, डिफरेंट होता है। लेकिन डायमेंशनली कई कई सेम है, उसका लिस्ट भी पूरा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में होमवर्क में भी दिया था और आपको याद रखने के लिए भी बोला था। फिर आता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। फिर फोर्स, वर्क, इसके लिए आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कॉलम याद रखनी थी। उसके बाद वाली जो है ये वाला जो टेबल, पावर से लेके सरफेस टेंशन, उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड यानी फिजिकल क्वांटिटी और उसका दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ का रिलेशन, यानी फिजिकल क्वांटिटी का जो फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें काम करना है उसका दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन क्या रहेगा। और जो साइंटिस्ट के नाम पर से यूनिट है उसको तो हमें याद ही रखना पड़ेगा, रिमेंबर, उसके बारे में हम कोई चीज कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो पावर से लेके पावर, एनर्जी, मोमेंटम, प्रेशर, पीरियोडिक टाइम, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर डिस्प्ले, इस सब के लिए हमें ये वाला कॉलम भी याद रखना था। फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से करना है,
वन बाय वन सभी के लिए हमें प्रैक्टिस भी आपको करवाई थी कि ऐसी तरह से आप करो तो आपको याद रहेगा। सपोज कि मुझे इम्पल्स ऑफ फोर्स फाइंड करना है, उसका डायमेंशन यूनिट, तो पहले मुझे दिमाग में आना चाहिए इम्पल्स ऑफ फोर्स यानी क्या, तो फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम हो गया तो फोर्स का यूनिट तो 1 to 12 में ही रहेगा, टाइम का भी 1 to 12 में रहेगा, तो हम इजीली कर पाएंगे फ्रेंड्स। फिर आता है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन यानी क्या होता है, फोर्स पर डिस्टेंस। तो इस तरह से आपको याद होगा, तो आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फाइंड करना है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला, या आपके पास डायमेंशनल फार्मूला है उसमें से आपको जज करना है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, तो वो भी आप कर पाओगे इजीली। इसके लिए पूरा का पूरा टेबल आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, 1 to 12 उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर 12 से 13 से लेके 34 में फर्स्ट और सेकंड कॉलम, यानी फिजिकल क्वांटिटी उसका अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ का रिलेशन, तो आपको इजीली आ जाएगा। फिर हमने 25 से आगे क्या देखा था, 25 से आगे हमने देखा था एक जो था स्पेसिफिक हीट, कौन सा हीट, स्पेसिफिक हीट, और थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन इसमें ये दोनों के जो इक्वेशन है, स्पेसिफिक हीट मींस व्हाट, तो हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, ओके, और थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट एनर्जी थिकनेस अपॉन एरिया टेम्परेचर इनटू टाइम, ये रहेगा। फिर मैंने आपको वो भी चीज बताई थी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम वर्क कर रहे हैं ना, उसमें जो ये वाला यूनिट है, ये यूनिट, इससे हमें वो नहीं पता चलता कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें जूल उसको पोस्टमार्टम करना होता है। जूल की जगह पे क्या लिखना पड़ता है, केजी मीटर, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया था, पूरा बोर्ड पे मैंने किया था कि इसका क्या होता है, जूल का क्या होता है, फिर उसके ऊपर से हमें मिलता है। उस तरह ये सब भी क्या होता है, उसमें भी मैंने आपको लिख के दिया था कि इसको कैसे तरह से आपको याद रखना है। और आज आपको एक ऐसा चीज बता दूं कि जिसको आपको बहुत हेल्पफुल होगा। कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि इसको किस तरह से याद रखना है। सपोज कि ये S है, तो S की जगह आप फॉर्मूला बना लीजिए, Q हीट M इंटू डेल्टा T, ऐसा उसका रियल इक्वेशन है Q का। तो आप यहाँ पे ऐसे S इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T याद रखिए। Q आपको एनर्जी है, हीट एनर्जी, M यानी मास, डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन वो तो होगा ही टेम्परेचर, इसलिए इन्होंने टेम्परेचर रखा है। यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी, इसका तो आज पूरा का पूरा एक सॉल्व प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, ओके, तो उसके बारे में तभी मैं बता दूंगा। लेकिन इसमें भी वो चीज याद रखनी है कि जूल की जगह से हमें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है, फिर सिंप्लीफिकेशन देना है, उसके बाद हमें डायमेंशनल फार्मूला मिलता है। लेकिन इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है तो पहला और दूसरा कॉलम तो याद होना चाहिए। फिर ये इलेक्ट्रिक की फिजिकल क्वांटिटी है सब, इसमें मैंने ये बताया था कि Q इक्वल टू आई टी याद रखो, I यानी इलेक्ट्रिक करंट, T यानी टाइम, V यानी क्या होता है, वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए क्या करना है, W बाय Q, ऐसा करना है। फिर रेजिस्टेंस, तो उसके लिए क्या है, V बाय I। फिर C इक्वल टू क्या होगा, Q बाय V। I की जगह पे आप ऐसा लिख लो, नंबर बाय क्या हो जाएगा, टाइम, ओके। ऐसे ऐसे याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको लिखना है तो लिख लीजिए आपकी नोटबुक के अंदर शॉर्ट फार्मूला, कि जिससे आपको इजीली याद रहे। कई बच्चों को ऐसा होता है कि Q इक्वल टू आई टी याद रहता है, लेकिन किसी को वो याद नहीं रहता है कि Q इक्वल टू यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। तो उन लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक है कि इसको याद रखना है तो इस तरह से। फिर एंगुलर मोमेंटम, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो, किस तरह से लिख सकते हो, तो L इक्वल टू P यानी मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, तो L इक्वल टू P इंटू L, पर याद रहना चाहिए कि यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से, और ये सभी जो यूनिट है ना इलेक्ट्रिक के, वो सभी यूनिट से हमें डायमेंशनल फार्मूला नहीं पता चलता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है, फिर जाके उसका यूनिट मिलता है। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में मुझे बताया था आपको, फिर और एक बार बता देता हूँ। सपोज कि हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, छोटा वाला ले इलेक्ट्रिक चार्ज यानी Q इक्वल टू आई इंटू टी, इस तरह से बोलते हैं इसको, Q इक्वल टू आई इंटू टी। फिर हम बताते हैं कि Q का डायमेंशनल फार्मूला हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, I का डायमेंशनल फार्मूला और T का। I यानी क्या है, करंट, तो उसका होगा A1, टाइम का होगा T1, तो Q का डायमेंशनल फार्मूला क्या मिलेगा, A1 T1। अब देखो कूलम से हमें थोड़ी पता चलता है कि A1 T1 होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला, तो ये सब चीज ध्यान में रखने वाली है। तो आपको वो सब चीज पता होना चाहिए कि किस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद होगा, तभी जाके आगे के लेक्चर, ये जो चैप्टर है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर ये टेबल ही इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टैंडर्ड 11th के अंदर आप एंटर होगे, तब आपका सबसे पहला दूसरा चैप्टर है ये।
दूसरा नंबर का चैप्टर, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके अंदर का 50% पोर्शन आपका अभी अभी आप पढ़ चुके हैं बेस, जो आपको टेबल और उसके रिलेटेड डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला में से हम डायमेंशनल एनालिसिस भी पढ़ेंगे, फिर यूनिट, उसके बारे में थोड़ी बहुत आज इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो ये सब आप टेबल परफेक्ट होगा तभी जाके अच्छी तरह से कर पाओगे। तो आपको ठीक से समझना है कि टेबल किस तरह से प्रिपेयर होता है। इसको आप रूट कर लोगे, आप क्रैमरिंग कर लोगे तो उसको आपको इजीली नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको पूरा तरह, जिस तरह से मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर, जब भी जरूरत पड़े तो छोटा सा रफ वर्क कर लीजिए, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन गलती नहीं होती है। जो लोग इसको ऐसे गोखते हैं, जैसे हम गुजराती में बोलते हैं कि गोखणियों, वैसे आप गोख लेते हैं, इसको याद रखना है, किस तरह से अंडरस्टैंडिंग करके आपको याद रखना है। जो भी बच्चा है इसको अंडरस्टैंडिंग करके दिमाग में बिठा देगा, उसको 6 महीना 1 साल उसके बाद रिवीजन करते रहेंगे तो ये पूरा का पूरा टेबल याद रहेगा। तो ये टेबल आपको याद रहेगा। आपको ऐसा लगे कि ये टेबल आपको याद रखना है तो उसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज के होमवर्क में भी ये टेबल आपको एक बार होमवर्क में दिया है, क्योंकि ये टेबल ही बेस है पूरे चैप्टर का। अच्छा, तो हम आज आगे बात करते हैं। ये टेबल का थोड़ा सा आपको मैंने हाईलाइट रिवीजन दे दिया। अब उसके बाद हम आगे जो इसके यूज है, जो थोड़े लास्ट लेक्चर में हमने छोड़े थे, इसके साथ नहीं लिया था, क्योंकि आप होमवर्क में पूरा फोकस टेबल पे कर सको। तो ये वाला क्वेश्चन है, आप देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। पहले क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 73, जो आपका मटेरियल के अंदर सॉल्व दिया होगा, लेकिन आपको बिना सॉल्व, जो सॉल्यूशन है वो देखे बिना आपको सॉल्व करने की ट्राई करने की है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थियरी, ये एक फिजिक्स का क्वांटम थियरी, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर का पोर्शन है। द एनर्जी E ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी F इज गिवन बाय E इक्वल टू hf। H इज प्लैंक कांस्टेंट। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर H? यहां पे आपको एक इक्वेशन दिया है E इक्वल टू hf एंड यू वांट टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ H। आपको H का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है, और E है एनर्जी है, F है फ्रीक्वेंसी है, और H का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने को लिए बोला है आपको। तो इसी टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको पहले फार्मूला लिख लीजिए E इक्वल टू hf। ओके, ये फार्मूला लिख ली। अब जिसका डायमेंशनल फार्मूला आपको फाइंड करना है उसको क्या कर लीजिए आप, उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। तो देखिए, इसको मैं सब्जेक्ट बनाता हूं H को, तो H इक्वल टू E बाय F। ओके, अब मैं H का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है तो ऐसे लिख दूं, यहां पे E का डायमेंशनल फार्मूला और अपॉन F का डायमेंशनल फार्मूला। E यानी E कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेट करता है, तो इन्होंने बताया है यहाँ पे क्लियर कट आपको, एनर्जी है। कौन सी है? एनर्जी। तो एनर्जी यानी क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला याद करो, वर्क जैसा, m1 L2 T माइनस 2। फ्रीक्वेंसी यानी क्या, टाइम का इनवर्स, टाइम का इनवर्स यानी s माइनस 1, s माइनस 1 यानी t माइनस 1। तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, ओनली t माइनस 1। तो अब आप h के लिए फाइनली क्या लिख पाओगे डायमेंशनल फार्मूला, m1 L2 t माइनस 2 है, ऊपर जाएगा तो ये पावर प्लस हो जाए तो माइनस 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा t माइनस 1, ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 ही रहेगा। तो आपका ये डायमेंशनल फार्मूला मिला। अब देखो आपके जो ऑप्शन है गिवन, उसमें से कई एक ऑप्शन एक होगा, ए के अंदर तो नहीं है। बी में देखो m1 L2 t माइनस 1 दे रखा है आपको, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, m1 L2 t माइनस 1। तो इसी तरह से आपको कोई भी इक्वेशन दे, उसके ऊपर से आपको डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए बोले, तो पहले सबसे पहले इक्वेशन के अंदर दी गई सभी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है, समझ लेना है कि कौन सा जो आपको दिया है फिजिकल क्वांटिटी, इसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को कौन से सिंबल से इंडिकेट किया। यहाँ पे हमने देखा कि E इक्वल टू hf है, तो hf है E इक्वल टू, तो इसमें E एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है, F है फ्रीक्वेंसी है। इतना तो हमें मालूम हो गया। फिर जाके हमें जिनको फाइंड करना है उसको मैथमेटिकली सब्जेक्ट बना दीजिए, फिर बाकी की सब फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए, फिर उसका सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए और आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये बेसिक रूल बता दिया मैंने कि किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको यूनिट भी पूछा जाता है। यूनिट के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एनर्जी का यूनिट लिखना है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखना है,
फिर जाके सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, जो मिले वो आपका एच का इक्वेशन, जो भी मिलेगा वो आपका एच का क्या होगा, यूनिट होगा। तो देखते हैं कि इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी, m1 L2 t माइनस 1। तो आगे देखते हैं। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन आप फ्रेंड्स इजीली सॉल्व कर पाओगे। जो यहां पे जो जिस तरह से आपको दिया है, आपको मैं जो बता रहा हूं बोर्ड वर्क में, वो आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। लेकिन आप जब भी होमवर्क करें तब इसी मेथड को फॉलो करके होमवर्क में लिखना है। पहले आप एक बार जरूरत पड़े तो एक बार सॉल्व प्रॉब्लम देख लीजिए, फिर इसी तरह होमवर्क में आप करिए ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए। फिर जाके जब आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो उसमें मेथड दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हैं सब ये सॉल्व, तो इसी मेथड से आप फॉलो कीजिए और डी टू डी इसमें जैसे लिख के दिया है उसी तरह आप होमवर्क में भी लिखिए, ताकि आपके माइंड में सभी चीज हो जाए। अंडरस्टैंडिंग के लिए जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वो इनफ है, इसलिए मैं सब चीज नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तो आपको होमवर्क में इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। देखिए 74 नंबर का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें भी सेम थियरी यूज करनी पड़ेगी। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 and Q2 is given by F equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square, where R is the distance between Q1 and Q2 and give the unit and dimensional formula of epsilon। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ओनली डायमेंशनल फार्मूला फाइंड किया था, और यहाँ पे इन्होंने क्या बता दिया हमें, और एक चीज एप्सिलॉन 0 का यूनिट भी फाइंड करके दीजिए। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, फार्मूला बड़ा है। पहले समझ लिए कि F क्या है, फोर्स, 4 पाई क्या है, कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है। ओके, अब 4 पाई है वो तो कांस्टेंट है, उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, लेकिन एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, उसका कुछ मिल सकता है डायमेंशनल। 4 पाई तो वन टाइप ऑफ नंबर है। ओके, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हो सकता नहीं है। Q1 Q2 क्या है, दोनों चार्ज है, R है, उन दोनों के बीच का फासला है, डिस्टेंस, यानी R है वो वन टाइप ऑफ लेंथ है। तो अब जाके हम इस इक्वेशन का जो फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए किस तरह से हम वर्क करते हैं। आप पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन लिख लो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ओके, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था, जिसको फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। एप्सिलॉन को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, 1/4 पाई F, ऐसे हो गया। अब देखो यहां पे एप्सिलॉन को ले गया, यहां पे F को लिया, यहां पे क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन 0 का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर Q1 Q2 है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब डिनोमीटर में, न्यूमरेटर में तो ये हो गया, डिनोमीटर में 4 पाई है, 4 पाई का कुछ डायमेंशनल फार्मूला नहीं बनता, वो वन टाइप ऑफ नंबर है। क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा, फोर्स, और यहाँ पे R स्क्वायर, इतना होगा। अब देखो Q1 Q2 है तो Q1 क्या क्या होगा, चार्ज यानी A1 T1, Q2 का भी A1 T1, तो उसको मैं साथ में ही लिख लूं A2 T2। ओके, F यानी फोर्स, तो यानी M1 L1 T माइनस 2, फोर्स यानी मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास का M1, एक्सेलेरेशन का L1 T माइनस 2, और डिस्टेंस है उसका क्या होगा, लेकिन डिस्टेंस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा L2। अब सिंप्लीफिकेशन की बारी। अब देखो m का एक ही है तो m माइनस 1 ऊपर आएगा तो न्यूमरेटर में आएगा डिनोमीटर में से, तो ये क्या हो जाएगा m माइनस 1। l का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा 3, लेकिन ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 3। L1 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, फिर t माइनस 2 है, ऊपर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा t रेस टू 4, और a का तो क्या रहेगा 2, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया -1 m माइनस 1 l माइनस 3 t रेस टू 4 a रेस टू 2, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन देने के टाइम पे थोड़ा आप आराम से करिए। m ऊपर आएगा तो -1, l 2 प्लस 1 3, ऊपर आ जाएगा l माइनस 3, t माइनस 2 ऊपर आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, t रेस टू 2 है, 2 प्लस हो जाएगा तो t रेस टू 4 हो जाएगा, a वो तो 2 ही रहेगा। तो ये हो गया एक आंसर आपका खत्म। अब दूसरे की बारी, एप्सिलॉन 0 का यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 फाइंड करना है हमें। इसके लिए हमें काम करते हैं, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 के लिए यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, हमें तो पहले यही इक्वेशन लिखना है, 1/4 पाई
एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं यूनिट लिखता हूं, Q1 और Q2 चार्ज है तो उसका यूनिट क्या होगा, कूलम, आपको याद है, तो कूलम क्या हो जाएगा, स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, 4 पाई तो कुछ होगा ही नहीं। एफ का क्या होगा, न्यूटन, आर का क्या, मीटर, तो उसका मीटर स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0। तो आपका ये भी आंसर मिल गया। ओके, लेकिन आपको इस तरह से होमवर्क में नहीं लिखना है। आपको होमवर्क में जो मैं मेथड बता रहा हूं वो, ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि किस तरह से इसको सॉल्व, आपको तो पूरा पूरा सब लिखना पड़ता है, तो आपको दिमाग में आ गया। अब देखते हैं किस तरह से इन्होंने सॉल्व करके हमें दे रखा है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको सभी फिजिकल क्वांटिटी को इक्वल टू करके लिखना है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में सब चीज लिखना है। ओके, उन्होंने फिर उनको क्या किया है, दो मेथड होती है। पहले सबसे पहले इन्होंने क्या किया, डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर लिया, m-l-3 T4a2। फिर उसके ऊपर से डायरेक्टली बना सकते हैं कि kg-1 m-3 और s4a रहे। वो कौन सी मेथड यूज की यहाँ पे, डायमेंशनल फार्मूला में से डायरेक्ट यूनिट। अदरवाइज आपको इस तरह से भी करना है तो कर सकते हैं आप इजीली, इस तरह से जैसे मैंने किया है उस तरह। तो यहाँ पे उन्होंने आगे पीछे तो किया है, तो उसमें कोई नहीं है, ऑर्डर जरूरी नहीं है कि आप पहले ही कूलम लिखो पहले न्यूटन लिखो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है दिक्कत। तो ये भी यूनिट सही है, यहाँ पे आप न्यूटन कूलम उसकी जगह पे उसका जो बेस क्वांटिटी का यूनिट है वो लिखोगे तो आपको यही मिलेगा। ओके, ये जो है उसके ऊपर से आपके डायमेंशनल फार्मूला पता चलता है, यहाँ से चलता नहीं। तो आपको होमवर्क में इसी मेथड से फॉलो करके लिखना है। ओके, आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये जो है वो करंट टॉपिक प्रैक्टिस लेवल 2, जो थोड़ा टफ रहता है, लेवल 1 है मीडियम रहता है, और सॉल्व प्रॉब्लम आपको पहले मेथड के लिए दिए होते। आप जब भी होमवर्क करते हैं ना, तभी आपको ये बिना सॉल्यूशन देखे जो सॉल्व प्रॉब्लम है उसको तो साथ में ही दिए है, तो आप जरूरत पड़े तो देख लीजिए एक बार। लेकिन जो लेवल 1 और लेवल 2 है उसके जो क्वेश्चन है उनका जो सॉल्यूशन है वो आपका जब चैप्टर ये वाला इसका पोर्शन डायमेंशनल एनालिसिस खत्म होता है उसके बाद दिया हुआ होता है आपके मटेरियल के अंदर। तो जब आप 2-3 ट्राई करते हो और आंसर सही नहीं मिल रहा है तो आपको तभी देखना है, फर्स्ट ट्राई में आपके सीधा वहां से देख के होमवर्क में लिख लेना नहीं है। पहले आपको क्या करना है, 3 ट्राई करनी है, उसके पहले डायमेंशनल फार्मूला का टेबल परफेक्ट करना है, फिर जाके ये सब आपको अच्छी तरह से आप कर पाओगे। अच्छा, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 2a है वो डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच का, then the dipole moment of the system is given by P equal to 2aq, where Q is electric charge, dimensional formula of P। हमें इक्वेशन दे रखा है P equal to 2aq, P में डायपोल मोमेंट है, 2a है क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, Q इज चार्जेस। तो फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P। ये जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक का है, जब आप 12th के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करेंगे तो उसमें डायपोल मोमेंट आएगा, दो चार्ज हो गए, उसके बीच का डिस्टेंस 2a, वो 2a है ना, वो वन टाइप ऑफ डिस्टेंस ही है, लेकिन इन्होंने सिंबॉलिकली 2a से उनको शो किया है। तो अब इसके अंदर हमारा जो मेथड है उसके अंदर हम अप्लाई करते हैं, किस तरह से सॉल्व होता है चलो देखते हैं, इसको जाने देते हैं। अब नया क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है P इक्वल टू 2aq। ओके, अब इसमें P का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो P को सब्जेक्ट बनाइए। ओके, सब्जेक्ट ही है, 2a है वो वन टाइप ऑफ डिस्टेंस ही है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ओके, फिर जाके Q का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो 2a वन टाइप ऑफ डिस्टेंस यानी L1 और Q है तो A1 T1, Q यानी चार्ज, तो क्या मिलेगा आपको m0 L1 T1 और A1, तो आपका डायपोल मोमेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो इतना इजी है, जैसे कि आपको कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, सभी फिजिकल क्वांटिटी को समझ लेना है इक्वेशन के अंदर, जिसका फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बनाना है, नहीं दिया है तो डायरेक्टली आप क्या करें, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला रख दीजिए, सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, m0 L1 T1 A1। ओके, तो दिमाग में आपको आ रहा है ना किस तरह से आपको ये सभी इक्वेशन को करना है। बहुत इजी है, जब आप डायमेंशनल फार्मूला कर लोगे तब जाके आपको इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहता है, मुझे तो डी लग रहा है कि डी सही है।
ओके तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन जब मिले तब आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। P इक्वल टू 2a लिखो, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P, फॉर्मूला ऑफ 2a, यहाँ पे 2 इंटू एल नहीं करना है, इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई, नंबर तो वो ऐसे ही दे रखा है उन्होंने, यहाँ पे वो फिजिकल क्वांटिटी को ही देखना है। अच्छा, नंबर का कुछ डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक से पढ़ो पहले क्वेश्चन को। The gravitational force F between two masses, not masses, m1 and m2 separated by distance r is given by F equal to g m1 m2 upon r square, where g is the universal gravitational constant and what are the dimension of g। आपको g का डायमेंशन फाइंड करना है। F equal to g m1 m2 है, इसमें g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, F फोर्स, r डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, m1 m2 आर मास। तो अब आपका जो थियरी है वो अप्लाई करिए। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अब इसके अंदर जिसको फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट, यानी g को सब्जेक्ट बना देते हैं, g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ओके, अब जिसका फाइंड करना है g, तो यहाँ पे g का डायमेंशनल फॉर्मूला और यहाँ पे f और r स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 और m2 का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब लिखते हैं वन बाय वन। फोर्स का क्या होगा, m1 L m1 L1 t माइनस 2, क्योंकि मास F એટલે m इंटू a, m यानी 1, L t माइनस 2, r स्क्वायर यानी L2, m1 यानी m, तो क्या हो जाएगा, F था तो m1 L1 t माइनस 1, r स्क्वायर का L2 डायरेक्ट लिख दिया डिस्टेंस, ये m1 m2 क्या है मास, तो उसका क्या हो जाएगा m2। अब इसका सिंप्लीफिकेशन देना है तो आपको जो मिलेगा वो g का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो m का क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा -1, ऊपर जाएगा तो -2, 1 -2, l का कितना रहेगा 3 और t का कितना -2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या मिला, g का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको करेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ ताकि सबको दिखाई दे, m-1, ओके, L-3 और t-2, ये आपका करेक्ट आंसर मिला। किसका मिला, ये आपको m-1 L3 t-2, ये क्या मिला आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यह इन्होंने जो सॉल्व करके दिया होगा उसमें भी यही मिला होगा। देखो m-1 L3 t-2, तो ये मिला, हमें भी वही मिला। ओके, अब और एक चीज बता दूं कि यही क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा हो कि g का यूनिट, फाइंड आउट द यूनिट ऑफ g, तो आपको क्या करना है, तो यहां से भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है दिखाओ आपको। अब जो हर बार जैसे आप डायमेंशनल फार्मूला से यूनिट में आ रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, kg-1 m³ और t-2 है तो क्या हो जाएगा s-2, तो ये हो गया उसका यूनिट। लेकिन और एक भी यूनिट हो सकता है, यहां से मिलता है वो यूनिट ऑफ g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, मास है तो वही कर देता हूं। फिर क्या करना पड़ता है, फिर जाके हमें देखना है कि g का यूनिट क्या मिलता है, f यानी क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg-2, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ओके, तो ये भी है, इसकी जगह पे आप न्यूटन की जगह पे रख दीजिए, न्यूटन की जगह पे क्या लिखना पड़ता है आपको, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको रखो, फिर सिंप्लीफिकेशन करो, आपको यही मिलेगा डेफिनेटली। तो दोनों यूनिट सेम है, लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पे से लिखो तो इस तरह से मिलता है, न्यूटन का फिर पोस्टमार्टम करता है, फिर पोस्टमार्टम करने के बाद जो मिलता है वो kg-m3s-2। तो ये आपको एक्स्ट्रा बात बताएगी, ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। इसमें तो उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ जी, व्हाट आर द यूनिट ऑफ जी, तो ऑप्शन चेंज हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, जो भी आंसर में आपको दिया वो करेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। आपको यहाँ पे पहले इसी मेथड से होमवर्क में करना है। देखो ये वाला जो मैं बता रहा था ना, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक से देखिए क्वेश्चन को।
पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो ठीक से पढ़िए पहले, फिर जाके हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। सभी ने ठीक से क्वेश्चन देख लिया? अब चलो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन अ मेटालिक रोड थ्रू विच हीट इज बीइंग कंडक्टिंग थ्रू इट इज थर्मल स्टेडी स्टेट, द अमाउंट ऑफ हीट पासिंग थ्रू इन टाइम t is given is q equal to ka t1 minus t2 into small t upon l। वहां पे जो k है वो थर्मल कंडक्टिविटी है ऑफ मटेरियल ऑफ द रोड, a क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, t1 एंड t2 क्या है, टेम्परेचर, हॉट एंड कोल्ड एंड्स, एंड t इज टाइम, l इज लेंथ। और यहाँ पे हमें कहा है कि ऑब्टेन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर k। यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर k। अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी टेबल में आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊँ कि यहाँ पे जो ये वाला इक्वेशन है Q इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 इंटू टी अपॉन एयर, इसमें से हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि K को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि K फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, Q इंटू एल अपॉन यहाँ पे A T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t। देखो ये हो जाएगा क्योंकि मुझे K को सब्जेक्ट बनाना है। अब देखो यहाँ पे सबकी पहचान कर लो, Q क्या है, एनर्जी, K थर्मल कंडक्टिविटी, A एरिया, T1 माइनस T2 यानी टेम्परेचर, और ये स्मॉल t टाइम, और L लेंथ। अब K का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है, तो सबका डायमेंशनल फार्मूला पहले लिखो। Q का क्या होगा, तो Q का डायमेंशनल फार्मूला, फिर L का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन एरिया फार्मूला, यहाँ पे फिर T1 माइनस T2 यानी टेम्परेचर का ही होगा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि किसी का डिफरेंस, किसी का चेंज, वो उसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला रहेगा। तो Q के बारे में पहले लिखते हैं, क्या होगा, M1 L2 T माइनस 2, फिर जाके L1 अपॉन एरिया यानी L2 इंटू मल्टीप्लाई T1, वो टाइम नहीं है, वो क्या है, टेम्परेचर, और ये वाला टाइम है क्या है, T1। तो अब जाके सिंप्लीफिकेशन करिए, पहले ठीक से देख लेना चाहिए। M1 L2 T माइनस 2 का डायमेंशनल फार्मूला है Q, वो क्या है, एनर्जी, हीट एनर्जी, L यानी L1 लेंथ, एरिया यानी L2 टाइम नहीं है, ये क्या है, टेम्परेचर, ये है टाइम। अब देखो M वाली टर्म यहाँ पे एक ही है, तो क्या हो जाएगा, M1। अब देखो L2, ओके, और यहाँ पे भी तो 3, यहाँ पे L2 प्लस 1 3, और L2 माइनस होगा यहाँ। तो देखो ऐसे इसे कट भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, L1 यानी M1 L2 L2 कट, तो फिर क्या मिला हमें, T की बारी। तो T के बारे में क्या करते हैं, T माइनस है, और यहाँ से एक, तो T माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 है ऊपर जाएगा तो, और K माइनस 1। तो ये आपको डायमेंशनल फार्मूला किसका मिला, M1 L1 T माइनस 3 K माइनस 1। तो ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। लेकिन होमवर्क करने के टाइम पे आपको इसी तरह करना है, किस तरह, M1 L1 T माइनस 3 K माइनस निकालना है। लेकिन ये सब मेथड आपको, ये मेथड इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग में ये जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको ये जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप Q इक्वल टू हीट यानी हीट एनर्जी, एरिया, T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस, फिर जाके सब स्टेप फॉलो करके होमवर्क में पहली बार कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा, फिर जाके जब आप MCQ सॉल्व करें तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ी बहुत यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में फ्रेंड्स, यूनिट के बारे में। तो चलो यूनिट की बात कर लेते थोड़ी बहुत। यहाँ पे उन्होंने बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, आप फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, द क्वांटिटी बाय मींस ऑफ विच we describe the laws of physics are called to physical quantity. Every measurement in required physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किससे बना हुआ है, तो कि नंबर और यूनिट से। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है आप ले लीजिए, उसका जो मेजरमेंट करना है, चाहे वेट हो, टाइम इंटरवल हो या लेंथ हो, किसी को भी मेजर करने के लिए आपको दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक है नंबर और दूसरा है यूनिट। तो दो चीज के बिना आप मेजरमेंट कर नहीं पाओगे। तो वो दो चीज क्या है, फर्स्ट है वो नंबर है और दूसरा है यूनिट। आपको मैं बताऊं, आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कि मैं बोल रहा हूं कि 5 kg, ओके, तो ये जो 5 kg में बोल रहा हूं, ओके, फिर मैं बोल रहा हूं कि 100 मीटर, ओके, फिर मैं बोल रहा हूं कि 10 मिनट,
तो अब देखो सभी के अंदर आपको कुछ ना कुछ नंबर और कुछ ना कुछ यूनिट जुड़ा हुआ है. दिस इज द नंबर, ओके, एंड दिस इज द यूनिट. This is number 100 and this is the unit, okay. This is number 10 and this is the unit. Whatever you measure, mass, length, time interval, बट आपको दो चीज की बेसिक जरूरत है. कौन कौन सी चीज? एक है नंबर, दूसरा है यूनिट. नंबर और यूनिट का जो मल्टीप्लीकेशन है उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से जो हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? मास. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उससे मिलती है हमें, उसे क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी को? टाइम. तो व्हाट एवर फिजिकल क्वांटिटी यू वांट टू मेजर, फर्स्ट टू थिंग इज मेजर रिक्वायर्ड. फर्स्ट नंबर, देन यूनिट. और ये नंबर और यूनिट है वो आपकी बेसिक जरूरत है, उससे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मिलता है. इफ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यू इज यू and its numerical value of the unit is n, then you can say कि n is inversely proportional to u. ये रिलेशन है, ओके. यहाँ पे जो दे रखा है ये है n, ये वाला है u. यहाँ पे n u, यहाँ पे n और u. तो इसको समझना है. सपोज कि और एक बात आपको बताओ कि ये जो n1 u1 कांस्टेंट इन्होंने लिखा किस तरह से लिखा है. सपोज कि आप बोल रहे हैं कि 1 kg, ओके, इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम. यस और नो? 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ओके. तो यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज n1 एंड दिस इज u1. यानी कोई एक सिस्टम के अंदर नंबर n1 और u1 है, यो यूनिट सिस्टम. यहां पे ये n2 और यहां पे ये u2, लेकिन बोथ आर इक्वल, ओके. तो आप किसी के भी लिए ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए? उसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के. जैसे आपको एक बताओ और बात, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो गया n1, ये हो गया u1, ये हो गया n2, ये हो गया u2, लेकिन बोथ आर इक्वल. सो यू कैन राइट कि n1 u1 n2 u2 सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. सो यू कैन से कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन n1 n2 आर मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन यूनिट्स u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली, ओके. तो यूनिट के बारे में इतनी बात आपको पता होनी चाहिए. और एक चीज आपको बताऊं कि आपको कुछ छोटी छोटी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी डेसिमल पॉइंट के बारे में. सपोज कि मैंने यहां पे लिखा कि 0.00123. अब डेसिमल पॉइंट का जो पोजीशन है वो यहां पे अभी, ओके. अब ये मैं डेसिमल पॉइंट को चेंज करके 1, 2 और 3 डिजिट ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 1.23. तो मैंने इसको किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया? राइट साइड मैंने शिफ्ट किया. तो जितना डिजिट, जितने प्लेस मैंने राइट साइड उसको मूव किया, उतना 10 का जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव. सपोज कि मैं ये कर रहा हूं, यहां पे जो डेसिमल पॉइंट है उसको चेंज करके 2 की ओर ले जाओ, तो 1, 2, 3, 4 डिजिट मैंने राइट साइड से उसको शिफ्ट किया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 12 इंटू 10⁻⁴. अब मैं इसको यहां पे ले जाऊं 3 के पीछे, तो 1, 2, 3 इंटू 10⁻⁵. यानी एक रूल्स हो गया कि जितने डेसिमल पॉइंट आप राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, सपोज आप n डिजिट है वो राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में 10⁻n पावर आएगा. किसके लिए? जब किसी भी डेसिमल पॉइंट को आप राइट साइड है वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस उतना पावर है वो 10 के माइनस पावर में. जितना प्लेस आप शिफ्ट कर रहे हैं, ये n क्या है? शिफ्टिंग डिजिट, नंबर ऑफ शिफ्टिंग डिजिट. आपने n डिजिट शिफ्ट किया तो 10⁻n. 2 n की जगह पे 2 है, 3 है, कोई भी नंबर होता है. तो आपको एक रूल्स याद रखना है. और कंट्रोवर्सी दूसरी क्या है? सपोज कि ऐसे मैंने लिखा कि 1144. अब ये इंटीजर नंबर नहीं है, ये नंबर है, उसमें डेसिमल पॉइंट है नहीं. तो अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रहेगा इसका, तो यहाँ पे होगा डेसिमल पॉइंट. तो अब इसको मैं लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ. सपोज कि मैं लेफ्ट साइड 2 डिजिट शिफ्ट किया तो 114, तो वो क्या होगा? 10⁻² पावर. यानी जब भी डेसिमल पॉइंट को आप, डेसिमल पॉइंट है उसको आप
कहाँ पे ले जा रहा हूँ, इसमें हम राइट साइड लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, तो जितने डिजिट आप उसको लेफ्ट साइड ला रहे हो उतने डिजिट 10 का क्या होगा, पॉजिटिव पावर। सपोज कि इसको मैं ऐसे लिखा हुआ है, अब ये जो नंबर है उसकी जगह पे मैं ऐसे नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4, तो अब इस पे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। ओके, अब इसको मैं एक पोजीशन ला रहा हूं तो 1 2 3.4, कितना प्लेस मैंने चेंज किया, 1 प्लेस 1 डिजिट, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। सपोज कि मैंने ऐसे किया होता 1.234, कितना चेंज किया 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 10⁻3। तो ये है, आपको रूल्स दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि किस तरह का रूल्स है। आप राइट साइड ले जा रहे हैं, शिफ्टिंग करा रहे, तो पॉजिटिव पावर होगा, नेगेटिव पावर होगा, और आप लेफ्ट साइड डिजिट चेंज करें डेसिमल पॉइंट को तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर। तो इसके बारे में आपको थोड़ा यहाँ पे ट्रिक्स के फॉर्म में दे रखा है। उसके पहले हम देखते हैं ये जो टेबल है, क्या है टेबल, ये टेबल है ना, वो टेबल मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स है। आपके नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला का टेबल हमें जरूरत पड़ती है वैसे मल्टीपल और सब मल्टीपल्स। इसका यूज क्या होता है, कभी भी आपके फिजिकल क्वांटिटी के बड़े यूनिट में से उसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में आना है तो मल्टीपल्स की जरूरत रहती है। और दूसरी चीज सब मल्टीपल्स कब, जब छोटा फिजिकल क्वांटिटी का छोटे यूनिट में से आपको कहां पे ऐसा यूनिट में आना है तो आपको मल्टीपल्स की नहीं जरूरत पड़ती, किसकी जरूरत पड़ती है, सब मल्टीपल। आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज कि आपने लिखा 1 किलोमीटर, इसमें से आपको उसके बेसिक यूनिट में आना है तो 10⁻³ मीटर, तो ये क्या है देखो 10⁻³ है, वो क्या है किलो, तो इसमें क्या जरूरत पड़ी, मल्टीपल्स की जरूरत पड़ी। ओके, उसी तरह आपको और कई चीज की जरूरत पड़ती है। अब देखो आपको बताओ कि 1 गीगा हर्ट्ज, उसमें से आपको आना है हर्ट्ज के अंदर, तो यहाँ पे जो जरूरत पड़ी किसकी जरूरत पड़ी, मल्टीपल्स की जरूरत पड़ी। तो आपको मल्टीपल्स याद रखने हैं, किस तरह से याद रखना है, 10⁻18 एक्सा ई, 10⁻15 ई, 10⁻12 टेरा टी, 10⁻9 गीगा जी, 10⁻6 मेगा कैपिटल एम, 10⁻3 किलो स्मॉल के, 10⁻2 हेक्टो एच, 10⁻1 डी। इसके लिए मैं आपको एक बात याद रखने के लिए बता दूं, 18 15 12 तीन की पेयर बनाओ, 9 6 3 और 2 और 1, 18 यानी एक्सा, 15 पेटा, 12 टेरा, 9 गीगा, 6 मेगा, 3 किलो और हेक्टोडेका। इसको आप 2 3 4 बार लिखोगे, पहले देखकर फिर अपने आप लिखो, याद रह जाएगा। ये टेबल का नेक्स्ट लेक्चर में जरूरत पड़ेगा, ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स दोनों की जरूरत पड़ेगी। आगे का टेबल देखते हैं, वो सब मल्टीपल्स, उसकी जरूरत कब होती है, छोटे यूनिट्स में से उसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में आना है तब, वहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो इसका भी मैं एग्जाम्पल देता हूं, सपोज कि हमारे पास नैनो मीटर है, तो नैनो यानी 10⁻⁻9 मीटर, मिली सेकेंड यानी 10⁻³ सेकेंड। तो देखो ये 10⁻⁻3 वो क्या है, सब मल्टीपल्स है, क्या है सब मल्टीपल्स। देखो 10⁻⁻1 यानी डेसी, 10⁻⁻2 એટલે સેન્ટી, 10⁻³ મિલી, 10⁻⁻6 એટલે માઇક્રો, म्यू उसको बोला जाता है, 10⁻⁹ नैनो, 10⁻⁻12 पाइको, 10⁻⁻15 फेम्टो, 10⁻⁻18 एटो। तो ये सब मल्टीपल्स, देखो छोटे यूनिट, उसमें से उसी फिजिकल क्वांटिटी, देखो 1 माइक्रो सेकेंड। और एक एग्जांपल ले ले, उसमें से आपको उसी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा एक सब मल्टीपल्स, यानी एक चीज दिमाग में बिठा ली, किसी फिजिकल क्वांटिटी के बड़े यूनिट में से उसके ऐसा यूनिट में, तो वहां पे मल्टीपल्स की जरूरत रहेगी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के छोटे यूनिट में से उसके ऐसा यूनिट में आना है तो सब मल्टीपल्स। इसको भी याद रखने का ट्रिक ऐसा है, 10⁻⁻1 डेसी डी, 10⁻⁻2 सेंटी सी, 10⁻⁻3 मिली स्मॉल एम, 10⁻⁻6 माइक्रो, उसके लिए म्यू, 10⁻⁹ नैनो, सॉरी 10⁻⁹ यानी नैनो स्मॉल है, 10⁻12 पाइको पी, 10⁻15 फेम्टो एफ, 10⁻18 एटोई। इसमें भी क्या करना है, 18 15 12, 9 6 3 -2 1, आपको ऊपर से करना है प्रिपेयर, -1 -2 वो याद रखिए, फिर 3 3 की पैर बना दी। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। आपको मैं पूछूं कि माइक्रो यानी कितना होना, तो 10⁻⁻6, 10⁻⁻12 यानी पाइको, उसका सिंबल भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपको ऐसा एग्जांपल दिया जाएगा 1 माइक्रो सेकेंड अपॉन 1 मिली सेकेंड। तो अब आपको माइक्रो यानी पता होना चाहिए, 10⁻⁻6 क्या होता है, और यहाँ पे 10⁻⁻3,
तो -6 -3 तो 10⁻³ बचेगा। ऐसे हमें सिंप्लीफिकेशन देना है, यूनिटलेस बनाना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के यूनिट तो क्या हो जाएंगे, सेम, सेकंड 10⁻6 10⁻, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होना चाहिए, जो नेक्स्ट लेक्चर में हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ये सब जो चीज मैंने बताई उसका एग्जाम्पल दिया है, लेकिन यहाँ पे रूल्स इंपॉर्टेंट है। इफ यू शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द राइट साइड बाय n डिजिट, देन n appears as a negative power of 10 in the multiplication, and controversy on shifting the decimal point to the left, the appears positive power of 10. If whole number without decimal point, the decimal point is considered as last. 22 है तो उसमें लास्ट पॉइंट है, वहां पे 22 के लास्ट में डेसिमल पॉइंट होता है। फिर वो ट्रिक बताया सिंप्लीफिकेशन का, फेम्टोमीटर और पाइकोमीटर है 10⁻15 अपॉन 10⁻12, तो क्या हो जाएगा 10⁻3, यानी आंसर इज यूनिटलेस, नो यूनिट। ओके, और एक चीज कि 3 मेन यूनिट्स है एमकेएस सिस्टम का, वो इंक्लूड इन एसआई यूनिट्स, यानी एमकेएस सिस्टम को हम एसआई सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि एमकेएस के जो सारे हैं वो एसआई में अंदर आ चुके हुए। तो ये आपको बताने के लिए। अब होमवर्क की बारी। होमवर्क में क्या क्या करना है आप ठीक से समझ लीजिए। पहले होमवर्क के अंदर हमें सबसे पहले 2.5, 2.6, 2.6 2.62 ये सभी थियरी एक बार लिखनी है। आज के होमवर्क में 3 टेबल रहेंगे, मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स और ये पूरा टेबल। ये टेबल किस तरह से लिखना है, लास्ट लेक्चर में जैसे होमवर्क में बताया था, टेबुलर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं। ये जो 2 टेबल रहेंगे 2.61 के जो टेबल है मल्टीपल सब, इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए। ये टेबल इसलिए दे रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जो टेबल मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स, उसके टेबल की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो टेबल भी आप ठीक से कर पाओगे, तभी जाके आपको सभी एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद रहेंगे। ओके, फिर सॉल्व प्रॉब्लम, जिस तरह से मैंने बताया कि मटेरियल में सॉल्व करके दिए, सीटीपी लेवल 2 के 97, 92 और 99। होमवर्क कम है, टेबल ज्यादा है, ये सब प्रॉब्लम है वो कम है, लेकिन सबको आपको जो मटेरियल में मेथड दे रखी है उसी मेथड से फ्रेंड्स आपको करना है। 3 टेबल अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, डायमेंशनल फार्मूला वाला 1 टाइम, वो 2 टेबल है पूरा का पूरा याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में वो आप अच्छी तरह से करके आओगे तो आप इजीली सभी अंडरस्टैंडिंग होगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की हम एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। फिर ये जो यूनिट का जो हमें इक्वेशन बनाया ना n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसके बारे में भी देखेंगे, n1 u1 n2 u2, उसका यूज करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।